हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉलिटिकल फिलोसफर। फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से हीगल को कंटिन्यू करने वाले हैं और हीगल के पार्ट 2 में हमने बहुत सारी चीज़ों को स्टडी कर लिया है। तो आज का हमारा पार्ट 3 होगा हीगल के ऊपर, और पार्ट 3 में कोशिश करेंगे कि पूरी चीज़ों को समराइज में अच्छे तरीके से हम क्लियर करके समझते हुए चलें। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हीगल के युद्ध संबंधी विचार, हीगल की महिलाओं के संबंधी विचार, वो अलग तरीके से कुछ आपको चीज़ें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगी। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने सीधे पीपीटी पर। हीगल के युद्ध संबंधी विचार या वॉर के ऊपर इसके क्या आइडियाज हैं। तो हीगल युद्ध को ऐतिहासिक विकास का एक माध्यम मानता है। हीगल कह रहा है कि युद्ध के माध्यम से इतिहास में विकास हुआ, चाहे वो युद्ध द्वंद्व के माध्यम से हुआ हो, चाहे वो युद्ध जो है डायरेक्टली सेनाओं के बीच में हुआ हो। ठीक है, तो इतिहास के विकास में युद्ध का एक महत्वपूर्ण कारक रहा है, एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है, ऐसा हीगल का मानना है। उसके अनुसार युद्ध जनता का नैतिक स्वास्थ्य बनाए रखता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हीगल कहता है कि युद्ध हमेशा क्या करता है, व्यक्ति को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, क्योंकि युद्धरत रहने से व्यक्ति की जो शारीरिक है, मानसिक है ना, सारा संतुलन अच्छा रहता है और व्यक्ति हमेशा अपनी युद्ध के माध्यम से नई नई चीजों को अचीव करता रहता है। हीगल का मानना था कि जैसे वाद प्रतिवाद और संवाद, ठीक है, जैसे कि हीगल का कह रहा है कि जैसे वाद में और प्रतिवाद में संघर्ष होता है, वैसे ही युद्ध क्या करता है, संघर्ष से एक नई विचारधारा या एक नई चेतना को जन्म देता है। तो ठीक उसी तरीके से ही युद्ध में भी ये चीजें होती रहती हैं, वाद प्रतिवाद या संघर्ष हमेशा चलता रहता है। क्योंकि अगर युद्ध नहीं होगा तो चीजें क्या होंगी, तो इंसान या राज्य चाहे कोई भी हो वो हमेशा ठहर जाएगा, रुक जाएगा। तो हीगल ने बताया कि इतिहास के विकास के लिए युद्ध बहुत जरूरी है। अब हीगल कह रहा है लंबी अवधि तक शांति यह गलत विचार पैदा करती है। ठीक है, हीगल कह रहा है बहुत लंबे समय तक अगर शांति बनी है राज्य में तो इससे गलत विचार जाएगा कि राज्य मात्र नागरिक समाज वाली स्वस्वार्थी आर्थिक गतिविधियों का क्षेत्र है। ऐसा गलत विचार जो है हीगल कह रहा है कि अगर राज्य में लंबे समय तक युद्ध नहीं हुआ, लंबे समय तक अगर राज्य में शांति बनी रही, तो हीगल कह रहा है कि यह लोगों तक गलत विचार पहुंचेगा कि राज्य क्या है, राज्य स्वार्थी है, राज्य युद्ध नहीं कर रहा है, राज्य अपने आप को आगे नहीं बढ़ा रहा है। तो ये गलत विचार हीगल कह रहा है कि आगे पहुंचेगा। क्यों पहुंचेगा? क्योंकि बहुत लंबे समय तक अगर हम शांति बनाकर रखें तो इसीलिए हीगल ने कहा कि शांति की जरूरत नहीं है, हमें शांति की बजाय हमें युद्ध में संघर्षरत रहना चाहिए, क्योंकि युद्ध से क्या होता है, नैतिक स्वास्थ्य होता है, हमारा नैतिक विकास होता है, और युद्ध के माध्यम से हम अपनी सामाजिक अवस्थाओं में आगे बढ़ते चले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, वॉर मेंटेन्स द मोरल हेल्थ ऑफ द पीपल। लॉन्ग पीरियड्स of peace credit the false idea that state is merely space of its self-interested economic activity of the civil society। तो ये हीगल बेसिकली युद्ध के बारे में बताना चाह रहा है कि युद्ध जो होता है वो नागरिक समाज में हमेशा युद्ध का होते रहना चाहिए। जैसे वाद प्रतिवाद, थीसिस एंटीथेसिस में क्लैश होता है, डायलेक्टिकल प्रोसेस होता है, उसी तरीके से वॉर भी एक डायलेक्टिकल प्रोसेस है जिससे कि स्टेट का, नागरिक समाज का, ये सबका विकास होता रहता है। अब हीगल कह रहा है युद्ध मानव की दृष्टि को व्यापक करता है तथा पूरी जनता को समान उद्देश्य के लिए एकताबद्ध करके उनमें बलिदान का श्रेष्ठ भाव भी पैदा करता है। हीगल कह रहा है कि युद्ध क्या कर रहा है, मानवता के विकास को आगे बढ़ा रहा है, मानव के अंदर एक व्यापक, एक वाइड एंगल का, वाइड विजन को क्रिएट कर रहा है। इसके साथ साथ युद्ध का उद्देश्य क्या होता है, युद्ध जो है एक व्यक्ति के लिए नहीं होता, बल्कि युद्ध का उद्देश्य समान होता है, समुदाय के लिए होता है, और इसमें सभी व्यक्ति अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहते हैं। फिर हीगल कहता है जिस प्रकार हवा के बहने से समुद्र की गंध उड़ जाती है, जो कि हवा के लंबे लंबे काल तक शांत रहने से पैदा हुई थी, उसी प्रकार राष्ट्रों में भ्रष्टाचार है, वह लंबी अस्थायी शांति का नतीजा है। तो हीगल बताने का प्रयास करे, स्टेटमेंट है, आप इसको याद रखेंगे। हीगल कह रहा है जिस तरीके से हवा के चलने से रुके हुए समुद्र की पानी में जो बदबू आती है वो खत्म हो जाती है, और जिस तरीके से राज्य में भ्रष्टाचार आता है, लंबे समय से भ्रष्टाचार बन रहता है, भ्रष्टाचार बनने का कारण क्या था, हीगल कह रहा है कि लंबे समय तक शांति का बना रहना भ्रष्टाचार को जन्म देता है। तो हीगल कह रहा है कि अगर हम युद्ध करते रहेंगे तो न तो भ्रष्टाचार होगा और न ही समुद्र के जल में बदबू आएगी। तो युद्ध क्या है, एक निरंतर गतिशीलता का परिणाम है, युद्ध को निरंतर हमें आगे बढ़ाते रहना चाहिए, ये ऐसा हीगल का मानना है। वार broadens the vision of man and
unites the entire population for a common purpose, instilling them in a great sense of a sacrifice. फिर हीगल का मोस्ट इंपॉर्टेंट कोटेशन है, just as a wind blows away the smell of the sea which was produced by the long calm of air, so the corruption in a nation is the result of a long lasting peace. तो हमेशा ये लॉन्ग लास्टिंग पीस का विरोध करता है, यहां तक कि ये आगे चल के कांट ने जो निरंतर शांति का सिद्धांत दिया, या कह लें कांट का जो परपेचुअल पीस का सिद्धांत था, इस कांट के परपेचुअल पीस के सिद्धांत को इसने नकार दिया। हालांकि कांट के विचारों का प्रभाव हीगल के ऊपर है, लेकिन निरंतर शांति वाला विचार इसने स्वीकार नहीं किया। हीगल ने कहा कि शांति जो है वो राष्ट्र के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है, शांति से भ्रष्टाचार फैलता है, इसीलिए हमें निरंतर युद्ध करते रहना चाहिए। फिर हीगल कह रहा है द्वंद्व जो है, संघर्ष व युद्ध तो अनिवार्य है, द्वंद्व संघर्ष व युद्ध तो अनिवार्य सत्य है। ठीक है, हीगल कह रहा है कि द्वंद्व संघर्ष युद्ध ये तो अनिवार्य तथ्य हैं, इनको हम रोक नहीं सकते, ये तो यूनिवर्सल हैं। ठीक है युद्ध को रोकने का मतलब है कि राज्य का विकास रोकना, हीगल का यह मानना है। हेगल की नजर में अंतरराष्ट्रीय कानून, न्यायपूर्ण युद्ध तथा अस्थायी शांति आदि का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि राज्य क्या है, संपूर्ण संप्रभु होता है। हीगल के विचारों में राज्य क्या है, सर्वोच्च संप्रभु संस्था है। हीगल कहता है अंतरराष्ट्रीय कानून क्या है, बेकार की चीजें हैं, न्यायपूर्ण युद्ध क्या है, बेकार की चीजें हैं, अस्थायी शांति क्या है, बेकार की चीजें हैं, ये सब बकवास है। युद्ध ही एकमात्र ऐसी चीज है जो संपूर्ण राज्य को आगे बढ़ाता है, जो राज्य की संप्रभुता को श्रेष्ठ बनाता है, जो राज्य की आगे ले जाने में मदद करता है। तो युद्ध पर इन्हें बहुत ज्यादा बल दिया और शांति का विरोध किया, अंतरराष्ट्रीय कानूनों का विरोध किया हीगल ने। जबकि अंतरराष्ट्रीय कानूनों पर बल आदर्शवादी देते हैं, लेकिन हीगल जैसे विचारकों ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों की उपेक्षा की, अंतरराष्ट्रीय न्यायपूर्ण समाज की उपेक्षा की। इसने बोला युद्ध करना चाहिए, युद्ध में न्यायपूर्ण युद्ध हो या कैसा भी युद्ध, युद्ध हमेशा होते रहना चाहिए। हीगल क्लियरली रिजेक्टेड कांट्स थियरी ऑफ द परपेचुअल पीस, है ना, परपेचुअल पीस कांट की बुक भी है, ये बात ध्यान रखना। कॉन्फ्लिक्ट, स्ट्रगल एंड वॉर आर इनएविटेबल ट्रुथ, कह रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रगल जो होते हैं या वॉर जो होता है, इसको कभी भी टाला नहीं जा सकता। इन हीगल्स व्यू इंटरनेशनल लॉ, जस्ट वॉर एंड परमानेंट पीस डोंट एग्जिस्ट, ये सब बेकार की चीजें हैं, इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, बिकॉज द स्टेट इज कंप्लीटली सॉवरेन। ठीक है, ये कह रहा है स्टेट ही कंप्लीटली सॉवरेन है, स्टेट के लिए हमेशा हमेशा युद्ध करते रहना चाहिए। हर्बर्ट मार्क्यूजे कहता है कि हीगल का आदर्शवाद भी उसी नतीजे पर पहुंचता है जिस पर हॉब्स का भौतिकवाद। ठीक है, तो हॉब्स का आदर्शवाद क्या है, हॉब्स का आदर्शवाद एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करना है, हॉब्स के आदर्शवाद का उद्देश्य। और हीगल के आदर्शवाद का, यहाँ पे करेक्ट कर लीजिए कि हीगल के आदर्शवाद का उद्देश्य क्या है, राष्ट्र राज्य का निर्माण, चेतना की सर्वोच्च अभिव्यक्ति तक पहुंचना, ये हीगल के आदर्शवाद का उद्देश्य है। जबकि हॉब्स के भौतिकवाद का उद्देश्य क्या है, एक यांत्रिक समाज का निर्माण करना जिससे व्यक्ति के अधिकारों की सुरक्षा हो सके। तो ये हर्बर्ट मार्क्यूजे बताता है। हर्बर्ट मार्क्यूजे की बुक कौन सी है, वन डायमेंशनल मैन, एक विमीय मानव। हर्बर्ट मार्क्यूजे सेज हीगल्स आइडियलिज्म रीचेस द सेम कंक्लूजन एज अ हॉब्स मटेरियलिज्म। तो इस तरीके से कोटेशन से आप इनको याद रखने होते हैं। फिर आगे देखते हैं हीगल के शासन संबंधी विचार। हीगल ने शासन को लेकर के क्या बोला, तो हीगल के मतानुसार, हीगल के मत में राज्य का प्रकटीकरण जो है 3 रूपों में होता है। हीगल कहता है राज्य का अस्तित्व हमें 3 रूपों में दिखाई देता है, किसमें, संविधान में, अंतरराष्ट्रीय संबंधों में और विश्व के इतिहास में। हम 3 रूपों में राज्य को देख सकते हैं। ठीक है, किसमें, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंटरनेशनल रिलेशन में एंड वर्ल्ड सोसाइटी में। हीगल ने बताया कि शासन को हम 3 रूपों में देख सकते हैं। अब देखिए हीगल ने संविधान के अंतर्गत उसने 3 प्रकार की सत्ताएं बताई। कितने प्रकार की अथॉरिटी होती है हीगल के अकॉर्डिंग, 3 प्रकार की, 3 टाइप्स की अथॉरिटी होती है, 3 टाइप्स की पावर्स होती हैं या अथॉरिटी होती हैं, आप इसको कुछ भी समझे। एक कह रहा है निरंकुश सत्ता होती है या निरंकुश शासन होता है, दूसरा होता है लोकतंत्र, तीसरा होता है राजतंत्र। तो ये निरंकुश शासन को कहता है वाद। ठीक है,
फिर ये कहता है लोकतंत्र और कुलीन तंत्र क्या है, प्रतिवाद है, इन दोनों में संघर्ष होगा और जो निकलेगा राजतंत्र। राजतंत्र क्या है, सबसे अच्छा है क्योंकि ये संवाद है, संवाद में वाद और प्रतिवाद, वाद भी होगा और प्रतिवाद भी होगा, दोनों की जो अच्छी क्वालिटीज होंगी वो संवाद में आपको देखने को मिलेगी। ऑटोक्रेटिक रूल कहता है थीसिस को, और डेमोक्रेसी एंड ओलिगार्की कहता है एंटीथेसिस को, और मोनार्की को कहता है हीगल सिंथेसिस है। क्योंकि ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेसी दोनों के गुड फीचर्स, दोनों के जो अच्छे लक्षण है वो कहां दिखाई देंगे आपको, मोनार्की में, यानी मोनार्की क्या है, सिंथेसिस है। अब देखिए, अब ये राजतंत्र का समर्थन नहीं करता, बल्कि हीगल जो है संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन करता है, संवैधानिक राजतंत्र, यहां पे संवैधानिक ऐड कर लीजिए या वैधानिक कर लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, हेगल ने अपने द्वंद्ववादी विकास के सिद्धांत के आधार पर भारत, चीन, मिस्र आदि देशों की शासन व्यवस्थाओं को क्या बोला, निरंकुश कहा। हेगल ने अपने द्वंद्वात्मक पद्धति के विकास के माध्यम से यह बताया कि भारत, चीन, मिस्र, ये सब यहाँ पर कैसी शासन व्यवस्था है, निरंकुश है। क्यों ऐसा हेगल बोल रहा है भारत की शासन व्यवस्था बेकार है, क्योंकि हेगल कह रहा है कि भारत, चीन, मिस्र, यहां पर अभी तक चेतना का विकास नहीं हो पाया है, चेतना का विकास नहीं हो पाया है, क्योंकि हेगल कह रहा है अभी यहां पर शासन व्यवस्था वाद की स्थिति में है, अभी यहां पर शासन व्यवस्था संवाद में नहीं पहुंचा है। संवाद में जब जिस दिन पहुंच जाएगा यहाँ पर शासन व्यवस्था, वो सबसे अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। क्योंकि अभी क्या है, अभी चीन में, भारत में, मिस्र में यहां पर शासन व्यवस्था वाद की स्थिति में है, यानी कि थेसिस की पोजीशन में है। ठीक है, जबकि वो कहता है कि जर्मनी में क्या हो चुका है, जर्मनी में संवैधानिक राजतंत्र आ चुका है, जर्मनी की शासन व्यवस्था बहुत अच्छी है। आगे देखिए, हेगल ने यूनानी नगर राज्यों को उसने लोकतंत्र तथा कुलीन तंत्र के अंतर्गत रखा। ठीक है, भारत जैसे, चीन जैसे देशों को उसने कहां रखा, उसने निरंकुश में रखा, क्योंकि ये वाद की स्थिति में है, अभी चेतना का विकास नहीं हुआ। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ जाते हैं, प्रतिवाद में जाते हैं, तो वो कुलीन तंत्र में आ जाते हैं। इसमें यूनानी नगर राज्य को उसने कुलीन तंत्र के अंदर रखा है। ठीक है, फिर इसने बोला कि जर्मनी की शासन व्यवस्था कैसी होगी, राजतंत्र में होगी। उसको तीसरी अवस्था मानकर इसको सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली कह देता है कि जर्मनी की शासन प्रणाली क्या है, सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है, क्योंकि यहां पर संवाद का विकास हो चुका है, संवाद की अवस्था है ये। इट इज द सिचुएशन ऑफ द सिंथेसिस। On the basis of his theory of dialectical development, Hegel has called the system of governance of the countries like India, China and Egypt etc autocratic कहता है। ठीक है, इजिप्ट को, इंडिया को, चाइना को, इन सबको क्या बोलता है, हेगल कहता है ये सब ऑटोक्रेटिक कंट्री है, क्योंकि यहाँ पर अभी ये कंट्री अभी थेसिस की पोजीशन में है, अभी यहाँ पर सिंथेसिस नहीं आया हुआ है। जिस दिन यहाँ पर सिंथेसिस आ जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, अच्छी हो जाएंगी। ही केप्ट द ग्रीक सिटी स्टेट अंडर द डेमोक्रेसी एंड एरिस्टोक्रेसी। यह ग्रीक सिटी को क्या बोलता है, ये कहता है ग्रीक सिटी एंटीथेसिस है, जबकि यह कंसीडर करता है जर्मन को ये कहता है कि यह सिंथेसिस है, इट इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये सिंथेसिस का रूल है। यहाँ पर उसने संवैधानिक राजतंत्र को शासन की सर्वश्रेष्ठ प्रणाली कहा है, क्योंकि इसमें विश्वात्मा के चरम लक्ष्य के दर्शन होते हैं। उसने कहा कि संवैधानिक राजतंत्र क्या है, सबसे अच्छी शासन व्यवस्था है, क्योंकि निरंकुश तंत्र और लोकतंत्र में संघर्ष होने के बाद क्या कौन सा शासन प्रणाली निकलेगा, संवैधानिक राजतंत्र निकलेगा। तो ये सबसे अच्छी शासन प्रणाली होगी, ऐसा हेगल मानता है, क्योंकि ये जो संवैधानिक राजतंत्र है, इसमें विवेक की या विश्वात्मा की सर्वोच्च लक्ष्य दिखते हैं, सर्वोच्च दर्शन आपको दिखाई देगा यहाँ पर। फिर आगे हेगल कहता है, हेगल जो है सर्वसाधारण की बात या सर्वसाधारण की शासन की कह रहा है कि सर्वसाधारण के शासन करने की क्षमता में विश्वास ये नहीं करता। ये कहता है जो सामान्य लोग होते हैं उनके अंदर शासन करने की क्षमता नहीं पाई जाती है। फिर वह इसी आधार पर क्या कहता है, हेगल इसी आधार पर कहता है कि वयस्क मताधिकार नहीं होना चाहिए। वयस्क मताधिकार का हेगल ने विरोध कर दिया। वह निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर किसका समर्थन करता है हेगल, तो निरंकुश राजतंत्र के स्थान पर वो कहता है संवैधानिक राजतंत्र जो है बहुत अच्छा है।
तो इसने संवैधानिक राजतंत्र का समर्थन किया है, ना कि निरंकुश राजतंत्र का। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। He has called the constitutional monarchy is the best system of governance because it reflects the ultimate goal of the world spirit. Hegel does not believe in the ability of a common man to rule. Hegel कभी भी जो है कॉमन मैन के रूल की एबिलिटी में बिलीव नहीं करता। ऑन दिस बेसिस ही अपोजेस द अडल्ट सफरेज। इसी बेस पर वो कह रहा है कि अडल्ट सफरेज का वो ओपोनेंट कर रहा है। ही एस्टैब्लिशेस द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इन द प्लेस ऑफ ऑटोक्रेटिक मोनार्की। वो उस बेस पर कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की क्या होती है, अच्छी होती है बजाय ऑटोक्रेटिक मोनार्की के। हेगल ने शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का समर्थन किया। हेगल ने कहा कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, ठीक है। जैसे हेगल ने शक्ति पृथक्करण, जैसे कि मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, ठीक उसी तरीके से हेगल का भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर मॉन्टेस्क्यू और हेगल के शक्ति पृथक्करण के विचार में थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। मॉन्टेस्क्यू ने कहा कि शक्तियां जो है अलग अलग डिपार्टमेंट में होंगी, लेकिन हेगल ने भी शक्ति पृथक्करण की बात की। लेकिन हेगल ने बोला जो राजा होगा, राजा का कार्य होगा कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों में सामंजस्य को बैठाए रखना। तो जबकि जो मॉन्टेस्क्यू और लॉक का शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, वो शक्ति संतुलन पर आधारित है। शक्ति संतुलन यानी चेक एंड बैलेंस पर आधारित है। लेकिन हीगल का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है यह सामंजस्य पर आधारित है। ये बात ध्यान रखना, सामंजस्य पर आधारित है। यहां से क्वेश्चन बनाऊंगा, मैं जरूर बनाऊंगा, ठीक है। यहां से जब आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा टेस्ट सीरीज जब मैं करवाऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। परंतु हेगेल का शक्ति पृथक्करण पूर्णतः लॉक और मॉन्टेस्क्यू की भांति नहीं है। लेकिन लॉक और मॉन्टेस्क्यू ने जैसे बताया कि शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए, इसने भी कहा ठीक है। लेकिन जैसे लॉक और मॉन्टेस्क्यू ने किया वैसे इसने नहीं किया। अब हेगल की शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में सत्ता के मध्य क्या पाया जाता है, अटूट संबंध पाया जाता है, अटूट एकता का समर्थन किया, ना कि उनके बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने का। और अब देखो लॉक और मॉन्टेस्क्यू जैसे विचारकों ने कहा शक्ति पृथक्करण के माध्यम से शक्ति संतुलन का सिद्धांत दिया, लेकिन हीगल ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के माध्यम से शक्ति संतुलन का सिद्धांत नहीं दिया। हीगल ने तो शक्तियों के मध्य क्या किया, सामंजस्य किया। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। हीगल का जो शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत है वो किस पर आधारित है, एक शब्दों में लिखें तो सामंजस्य पर आधारित है। ठीक है, सामंजस्य पर आधारित है या कह लें हार्मोनी पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। हीगल सपोर्टेड द थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स। हीगल ने थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का सपोर्ट किया है, ठीक है, करेक्ट है। बट हीगल्स थियरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स इज नॉट कंप्लीटली लाइक हॉब्स एंड लाइक अ लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू, ठीक है। तो इसका जो सेपरेशन ऑफ थियरी है, पावर्स की सेपरेशन ऑफ थियरी है, वो लाइक लॉक एंड मॉन्टेस्क्यू की तरह नहीं है कि जैसे लॉक और मॉन्टेस्क्यू का है, बल्कि इसका क्या है, इसका अलग है लॉक और मॉन्टेस्क्यू से। Hegel's theory of separation of powers supports a living and unbreakable unity between powers rather than the maintaining a balance between them, ठीक है। जबकि लॉक और मॉन्टेस्क्यू का सेपरेशन ऑफ पावर किस पर बेस है, चेक एंड बैलेंस पर है, ठीक है। लेकिन वहीं पर जो हीगल का सेपरेशन ऑफ पावर है वो हार्मोनी पर आधारित है, वो सामंजस्य करता है। तीनों डिफरेंस अलग अलग पावर्स में क्या करता है, सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास करता है। यानी समाज में जो शक्तियां विभाजित हैं उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए हीगल ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया है। अब हीगल ने संवैधानिक राजतंत्र का क्या किया है, समर्थन किया है। ये बात शायद रेपिटेशन हुआ है। हीगल के अनुसार संविधान का निर्माण ईश्वर की देन है, मानव निर्मित संस्था नहीं है। हीगल का ये स्टेटमेंट फेमस है क्योंकि संविधान के निर्माण का ईश्वर का निर्माण माना है। ईश्वर ने खुद थोड़ी संविधान बनाया है यार। ईश्वर के निर्माण का मतलब है कि जो संविधान बना हुआ है वो विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति के माध्यम से संविधान बना हुआ है। यानी वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद संवाद, ये तब तक चला जब तक संविधान का निर्माण नहीं होगा, जब तक जर्मनी में ईश्वर का अवतार नहीं होगा। संविधान का मतलब ही क्या है, ईश्वर का अवतार। संविधान का मतलब ही राज्य है। संविधान का मतलब विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति। कुछ भी बोल लो, बस आपको एक ही चीज समझना है। अब यहां पर समझे, हीगल ने व्यवहारिक रूप में
शासन का संचालन करने के लिए नौकरशाही का विचार दिया है। तो हीगल के विचारों में आप देखने को मिलेगा कि नौकरशाही का विचार भी यहाँ पर आपको क्लियरली मेंशन हीगल ने कर दिया है। हीगल ने नौकरशाही को क्या बोला है, सार्वभौमिक वर्ग की संज्ञा दी है। तो ये भी आप अपना नोट करेंगे क्योंकि ये बोल्ड करके मैंने लिखा हुआ है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता है मैचिंग के लिए, या फिर अदर किसी दूसरे फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। ठीक है, अब हीगल सपोर्टेड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, हीगल ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट किया है, ना कि ऑटोक्रेसी को सपोर्ट किया है इसने। अकॉर्डिंग टू हीगल द क्रिएशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज अ गिफ्ट ऑफ गॉड, नॉट मैन मेड कॉन्स्टिट्यूशन। Hegel gave the idea of bureaucracy to run the government in a practical form. Hegel called bureaucracy a universal class. Hegel ने bureaucracy क्या बोला है, यूनिवर्सल क्लास कह के पुकारा है। अब हेगल के अनुसार नौकरशाही में वे लोग आएंगे जिनमें कुछ जन्मजात क्वालिटीज गुण होंगे, ठीक है, जिनमें कुछ जन्म से ही अच्छे गुण होंगे, उनको नौकरशाही में या उनको ब्यूरोक्रेसी में लिया जाएगा। हीगल ने नौकरशाही को बताया कि नौकरशाही के अंदर अगर हमें क्वालिटी डेवलप करनी है तो उनको टाइम टू टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हीगल ब्यूरोक्रेसी विल कंसिस्ट ऑफ पीपल हु हैव सर्टेन इनेट क्वालिटीज। हीगल हैज आल्सो सपोर्टेड देयर ट्रेनिंग टू मेक ब्यूरोक्रेसी इफिशिएंट। ठीक है, तो ये चीज भी आपको याद रखना है कि हीगल जो है ब्यूरोक्रेसी को ट्रेनिंग देने की बात कर रहा है। अब हीगल के महिलाओं के संबंध में भी विचार हम देखते हैं। तो अब देखिए, हीगल को पढ़ने से पहले हमको थोड़ा सा अरस्तु के बारे में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अरस्तु के विचारों का प्रभाव हीगल के विचारों में आपको देखने को मिलता है। अब दूसरे शब्दों में समझे कि हीगल जब बालक था तो उसके विचारों, हीगल का रुझान क्या था, बाल्यावस्था में हीगल का रुझान जो था यूनानी सभ्यता की तरफ था, यूनानी संस्कृति की तरफ था, यूनानी थिंकर्स का प्रभाव आपको दिखाई देगा। तो जैसे अरस्तु ने महिलाओं के संबंध में जो विचार दिया है, वही विचार आपको देखने को हीगल के विचारों में मिलेगा महिलाओं के संबंध में। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में पुरुष का स्त्री से संबंध बताया कि पुरुष का संबंध स्त्री से संबंध जो होगा वो स्वभाव से हीन, श्रेष्ठ और शासित से शासक का संबंध है। ठीक है, तो पुरुष का संबंध कैसा होगा, पुरुष का संबंध स्त्री से कैसा होगा, तो पुरुष का संबंध जो होगा स्त्री से श्रेष्ठ होगा। ठीक है, हीन से श्रेष्ठ, हीन किसका होगा, स्त्री का होगा, और पुरुष का श्रेष्ठ होगा। शासित कौन होगा, शासित स्त्री होगी, और शासक कौन होगा, पुरुष होगा। ऐसा अरस्तु बताता है अपनी पॉलिटिक्स में। अरस्तु ने माना कि पति को पत्नी पर राजनीतिक नियंत्रण करना चाहिए। अरस्तु कहता है पति का नियंत्रण किसके ऊपर होना चाहिए, पत्नी के ऊपर होना चाहिए, और महिलाओं को पुरुषों के अधीन रहना चाहिए, ऐसा अरस्तु का मानना है। और यही बात जो है हीगल भी कहता है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ पर बैकग्राउंड अरस्तु का लिया है, जिससे कि आपको अरस्तु भी एक कंपैरेटिव वे में आपका तैयार होता चले। इन हिज बुक पॉलिटिक्स अरिस्टोटल स्टेटेड द रिलेशन ऑफ मैन टू वीमेन इज नेचर दैट ऑफ द सुपीरियर टू इंफीरियर एंड रूलर टू रूल्ड। ठीक है, इंफीरियर कौन है, इंफीरियर फीमेल है, और सुपीरियर कौन है, अरस्तु कहता है मेल है। रूलर कौन है, अरस्तु कहता है रूलर जो है मेल है, और रूल्ड रूल्ड किसके ऊपर किया जा रहा है, फीमेल के ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, तो अरिस्टोटल बिलीव दैट हस्बैंड शुड हैव पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर देयर वाइफ्स एंड दैट विमेन्स शुड बी सुपर सब सर्वेंट होना चाहिए। ठीक है, हाँ यहाँ पर क्लियर कर लीजिए इसको। political control their wives and that women should be subservient to the men। ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ चीजें मुश्किलें होती थोड़ी सी, क्योंकि अगर आप पहले से प्रैक्टिस करके आएंगे तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। बट क्या होता है, मेरे पास ना तो प्रैक्टिस करने का टाइम होता है, ना पढ़ने का टाइम होता है, ना पढ़ाने का टाइम होता है, बस मैं सीधे पहुंचता हूँ और चीजों को क्लियर करता हूँ। और देखते हैं, अरस्तु का मानना है कि महिलाएं कई तरह से पुरुषों से अलग भी होती हैं, जैसे जिनमें अधिक आवेगी, सहानुभूतिपूर्ण, कर्कश और धोखेबाज होना क्या है, महिलाओं का गुण होता है। महिलाएं क्या होती हैं, पुरुषों से किन मामलों में अधिक अलग होंगी, उनके अंदर आवेग होगा महिलाओं की, सहानुभूति होती है महिलाओं के अंदर, कर्कश होती है, धोखेबाज होती है महिलाएं। तो इस वे में जो है महिलाएं पुरुषों से अलग होती हैं।
परिवार के पवित्र दावों के संरक्षक के रूप में महिला की भूमिका के बारे में हेगल का विवरण विज्ञान में आत्मा की घटना क्या है, मात्र है। जैसे कि विज्ञान में आत्मा को नहीं माना जाता है, एक घटना मान लिया जाता है, वैसे ही परिवार में महिलाओं की भूमिका संरक्षक के रूप में घटना मानी जाती है। ठीक है, तो ये हेगल का सोच है। देखो, अरिस्टोटल बिलीव दैट वुमेन differed from men a number of ways, including being more impulsive, empathetic, scheming, and deceitful. Hegel description of women's role as the graduation of the sacred claims of the family is a phenomenology of a spirit in a science. हेगल ने दृश्य प्रपंच शास्त्र, बहुत कठिन शब्द है, हेगल ने दृश्य प्रपंच शास्त्र की आत्मा में परिवार के पवित्र अधिकारों के संरक्षक के रूप में महिलाओं की भूमिका का वर्णन किया है। यानी हेगल ने एक प्रपंच रचा है कि जैसे परिवार में पवित्र अधिकार महिलाओं को मिलते हैं, वैसे ही अधिकार आपको एक दृश्य प्रपंच में आत्मा को मिला हुआ है। तो इसी तरीके से इन्होंने एक घटना या एक काल्पनिक कंपैरिजन किया हुआ है कि आत्मा, दृश्य प्रपंच में आत्मा को जो अधिकार मिलता है वही जो है परिवार में संरक्षक की भूमिका महिलाओं को मिली हुई है। तो ये कहीं ना कहीं महिलाओं की भूमिका को सीमित करने वाली बात कह रहा है। ठीक है, हेगल की इस व्याख्या के अनुसार, व्याख्या के अनुसार नहीं, 2 बार यहाँ पे हो, करेक्शन करके आपको मिल जाएगा चीजें। ठीक है, हेगल की इस व्याख्या के अनुसार महिलाओं को स्वभाव से ही पारिवारिक मूल्यों के प्रतीक और रक्षक की निष्क्रिय भूमिका निभाने के लिए नियत किया जाता है। ऐसा हेगल कहता है कि महिलाएं स्वभाव से ही क्या होती हैं, परिवार के मूल्यों को, परिवार के प्रतीकों को, परिवार की भूमिकाओं को वह अच्छी तरीके से निभाती हैं, इसलिए उनकी भूमिका परिवार में ज्यादा बढ़िया है, वो समाज में अन्य कोई काम नहीं कर सकती। हेगल का यह भी मानना है। हेगल डिटेल्स द रोल ऑफ वीमेन एज अ एट द गार्जियंस ऑफ द सैक्रेड राइट्स ऑफ द फैमिली इन दिस स्पिरिट ऑफ द पैंथन्स। अकॉर्डिंग टू हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ हेगल, women are by their nature destined to play the passive role of the symbol and protector of the family values. इस प्रकार अरस्तु और हेगल महिलाओं की समानता में विश्वास नहीं करते थे। हेगल और अरस्तु दोनों ने महिला और पुरुष की समानता में विश्वास नहीं किया। इन्होंने बताया कि महिला इंफीरियर है और मेल क्या है, सुपीरियर है। नारीवादी विचारकों ने हेगल की महिलाओं के संबंध में दिए गए विचारों की आलोचना की है। हेगल के ही संबंध में नहीं, अरस्तु के संबंध में भी दिए गए विचारों की जो है आलोचना की है नारीवादियों ने। Thus Aristotle and Hegel did not believe in the equality of women. Feminist thinkers have criticized Hegel's and Aristotle's views of the regarding the women. अब हेगल पर किसका किसका प्रभाव पड़ा है, ये भी थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करते हैं। हेगल पर आपको सुकरात का प्रभाव दिखेगा। सुकरात की द्वंद्वात्मक पद्धति का प्रभाव जो है हेगल के ऊपर पड़ा हुआ है। अब हेगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति को सुकरात से ही ग्रहण किया है, क्योंकि द्वंद्वात्मक पद्धति के जनक कौन है, सुकरात ही थे। अब क्वेश्चन क्या पूछता है, कभी कभी एग्जाम में पूछा हुआ है नेट के पेपर में, कि द्वंद्वात्मक पद्धति का लिखित रूप किसके विचारों में देखने को मिलता है। लिखित रूप तो अरस्तु के विचारों में मिलेगा, क्योंकि सॉरी लिखित रूप जो है अरस्तु के नहीं, प्लेटो के विचारों में, इसको करेक्ट कर लीजिए, है ना, क्योंकि प्लेटो की रचनाओं में आपको लिखित फॉर्म में देखने को मिलेंगे डायलेक्टिकल मेथड, जबकि सुकरात ने कोई लिखित रचना नहीं रखी है। ठीक है, इसकी कोई रिटन में कोई बुक नहीं है, कोई ऐसा साक्ष्य नहीं है, तो इसने इसके विचार जो थे वो डायलेक्टिकल मेथड पे थे सोक्रेटिस के, लेकिन उसने कुछ भी लिखा भी नहीं। अगर लिखने की बात आए कि किसके विचारों को, किसके द्वंद्वात्मक विचारों को सबसे पहले लिखित रूप में देखा गया है, तो प्लेटो के विचारों को पहली बार लिखित रूप में देखा गया है। यहां तक कि प्लेटो की जितनी भी रचनाएं हैं वो सब डायलॉग फॉर्म में लिखी गई हैं, ये बात आप अपने नोट्स में जरूर ऐड करेंगे। अब देखिए, उसने सुकरात के प्रश्न पूछे। द्वंद्वात्मक पद्धति का जनक कौन है, सुकरात है। अब देखिए, उसने सुकरात, किसने, हेगल ने सुकरात के प्रश्न पूछने के तरीके पर ही अपना चिंतन खड़ा किया। जैसे सुकरात ने प्रश्न पूछा, प्रश्न के माध्यम से उत्तर मिला, तो सत्य की तरफ आगे बढ़ता गया, तो वैसे ही हेगल भी क्या कर रहा है, वाद प्रतिवाद के माध्यम से अपने चिंतन को आगे बढ़ा रहा है। फिर इसके चिंतन पर प्लेटो का प्रभाव दिखाई देगा। प्लेटो का प्रभाव यानी प्लेटो के जो विचार या प्रत्यय का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, यानी कि प्रत्यय ही, विचार ही क्या है, सत्य है, विचार ही एकमात्र सत्य है दुनिया पर, ऐसा प्लेटो का मानना था। तो ठीक इसी तरीके से
हीगल भी कह रहा है कि विचार ही क्या है, संपूर्ण दुनिया का सार तत्व है, विचारों के माध्यम से ही पूरी दुनिया की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, तो प्लेटो का भी प्रभाव आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। इन्फ्लुएंस ऑफ सोक्रेटिस, Hegel has adopted the dialectical method from the Socrates because Socrates was the father of the dialectical method. ये इंपॉर्टेंट है। He has based his thinking on the way Socrates asked question. ठीक है, जिस तरीके से सोक्रेटिस ने क्वेश्चन पूछा और उसका आंसर मिला उसे, उसी तरीके से हीगल ने भी अपने मेथड्स को यूज किया है। अब आगे देखते हैं दूसरा इन्फ्लुएंस किसका है, प्लेटो का है। He has also adopted the Plato's idea regarding the idea. ठीक है, इसने प्लेटो के आइडिया को भी क्या किया है, अपने आइडिया में एक्सेप्ट किया है, इसलिए उसने पदार्थ की तुलना में विचार तत्व को प्रमुखता दी है। ठीक है, हीगल कहता है कि इस दुनिया का सार तत्व क्या है, विचार है, जबकि पदार्थ कौन मानता है, इस संपूर्ण सृष्टि का सार तत्व पदार्थ है, ऐसा मार्क्स मानता है, कार्ल मार्क्स। चलिए आगे देखते हैं। हीगल का मानना है कि भौतिक वस्तुओं का नाश हो सकता है पर विचार का नहीं हो सकता। ठीक है, हीगल के अनुसार संसार सर्वव्यापी विचार का प्रकटीकरण है। हीगल कह रहा है जो भी संसार हम देख रहे हैं यह विचारों का परिणाम है, विचारों का प्रकटीकरण है। फिर अगला प्रभाव किसका देखने को मिलता है इसके ऊपर, अरस्तु का प्रभाव देखने को मिलता है इसके विचारों पर। हेगल पर अरस्तु के सोद्देशात्मक पद्धति, सोद्देशात्मक पद्धति आपने टेलियोलॉजिकल मेथड पढ़ा होगा, तो उसमें अरस्तु ने बताया कि किसी भी वस्तु का कोई भी वस्तु बनती है तो उसका एक उद्देश्य होता है, बिना उद्देश्य ये पेन बना हुआ है तो ये उसका उद्देश्य है, बिना उद्देश्य के कोई भी वस्तु का निर्माण नहीं हो सकता। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो इसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, है ना, आप पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे कुछ उद्देश्य है। तो उद्देश्यात्मक पद्धति का भी इसने हीगल अरस्तु से लिया है हीगल ने, और अरस्तु के इतिहासवाद का सिद्धांत भी इससे लिया है। इसके साथ साथ अरस्तु के चक्रीय शासन का परिवर्तन का सिद्धांत जो है ये भी इसने हीगल ने लिया है। जैसे अरस्तु ने बताया एक बार राजतंत्र आएगा, फिर उसके बाद कुलीन तंत्र आएगा और जो है लोकतंत्र आएगा, ये प्रक्रिया हमेशा चलती रहेगी। तो यही प्रक्रिया से ये क्या है, वाद प्रतिवाद और संवाद भी इसका है कि वाद प्रतिवाद संवाद, वाद प्रतिवाद और संवाद। ठीक है, ये भी क्या है, ये भी एक साइकिल की तरह चल रहा है। तो हीगल ने बेसिकली, हीगल के ऊपर आपको बहुत सारे थिंकर्स का प्रभाव देखने को मिलेगा। Therefore, he has given more importance to the element of thought than to matter. He believes that material things can be destroyed but not ideas. हीगल कहता है material things तो destroyed हो सकता है लेकिन idea को कभी destroy नहीं कह सकता। According to him, हीगल के according, this world is a manifestation of the omnipresent idea. हीगल कह रहा है जो हम ये संसार देख रहे हैं ये क्या है, ये आइडिया का ही तो विचार है, आइडिया के द्वारा ही तुम देख रहे हैं इसको। इन्फ्लुएंस ऑफ अरिस्टोटल, अरिस्टोटल का भी इन्फ्लुएंस है। जैसे हीगल इज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अरिस्टोटल्स टेलियोलॉजिकल मेथड एंड हिस्टोरिसिज्म एंड साइकिल चेंज ऑफ द गवर्नमेंट, ये साइकिल थियरी ऑफ द गवर्नमेंट ऐसा भी कर सकते हैं। मैकियावेली का प्रभाव आपको दिखाई देगा। मैकियावेली ने जैसे सत्य की पुजारी के रूप में, हेगल पर सबसे अधिक प्रभाव मैकियावेली का दिखाई पड़ता है। जैसे मैकियावेली ने इटली को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने का प्रयास किया, इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया, ठीक उसी तरीके से हीगल ने भी जर्मनी को राष्ट्रराज्य बनाने का प्रयास किया। तो मैकियावेली का प्रभाव भी आपको दिखाई देगा हीगल के ऊपर। उसने अपनी राष्ट्रवादी धारणा मैकियावेली के शक्ति सिद्धांत पर ही आधारित की है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जितनी भी लाइनें लिखी हैं, अब ये मान के चलो क्वेश्चन कोई भी लाइन उठ करके आ सकता है, कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आप एक एक लाइन को बहुत ही सीरियस, बहुत ही डीप तरीके से समझ कर पढ़ेंगे। फिर अगला रूसो का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा कि हीगल ने रूसो की सामान्य इच्छा पर ही राज्य को सामूहिक रूप प्रदान किया। अब रूसो ने बोला कि सामान्य इच्छा का पालन करना ही क्या है, स्वतंत्रता है। वैसे ही हीगल ने बोला कि इस सामूहिक स्वरूप, इस सामूहिक राज्य का पालन, आदेश का पालन करना आपके लिए स्वतंत्रता है। राज्य की आज्ञा पालन करना हीगल कह रहा है स्वतंत्रता है, और रूसो ने भी कहा कि राज्य की सामान्य इच्छा का पालन करना स्वतंत्रता है। तो इस तरीके से आपको रूसो का प्रभाव आपको हीगल के विचारों में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑफ मैकियावेली, एज अ वर्शिपर ऑफ अ पावर, मैकियावेली हैड द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द हीगल। He based his nationalist concept on Machiavelli's theory of power. Influence of Rousseau, रूसो का प्रभाव देखते हैं। He gave the organic form of the state
ऑन द बेसिस ऑफ रूसोज जनरल विल। तो रूसो के जनरल विल से प्रभावित होकर उसने क्या दिया है, स्टेट का ऑर्गेनिक सिद्धांत दिया है, स्टेट की ऑर्गेनिक थ्योरी दी है। फिर उसने आगे रूसो से क्या लिया है, उसने आत्मा को प्रभुसत्ताधारी बताया है। उसने बताया जो राष्ट्र राज्य होगा वह प्रभुसत्ताधारी होगा, वैसे जैसे कि रूसो ने बताया कि सामान्य इच्छा क्या है, सामान्य इच्छा संप्रभु है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, वैसे ही हीगल ने बताया कि आत्मा क्या है, आत्मा विवेक की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है, आत्मा ही राज्य है, आत्मा ही संपूर्ण प्रभुता संपन्न है। रूसो की सामान्य इच्छा की तरह हेगल ने भी आत्मा को समुदाय की सामान्य भलाई का सामान्य भलाई के लिए बताया है। जैसे रूसो ने सामान्य इच्छा की कहा कि सामान्य इच्छा का उद्देश्य क्या है, समुदाय की भलाई, तो वैसे हीगल ने भी कहा आत्मा जो होगी, आत्मा का मतलब राज्य है ना, आत्मा का मतलब संप्रभुता, आत्मा का मतलब विवेक की सर्वोच्च, आत्मा का मतलब ईश्वर। तो ये क्या है, आत्मा भी हीगल के अनुसार क्या है, समुदाय की भलाई पर आधारित है। फिर आगे देखते हैं, अब कांट का प्रभाव है। हीगल ने सकारात्मक भलाई का विचार जो लिया है वो कांट से लिया है। उसने कहा है कि राज्य क्या है, एक सकारात्मक भलाई है। कांट ने बोला सकारात्मक भलाई है राज्य, तो इसी बेस पर उसने भी, हीगल ने बोल दिया कि राज्य क्या है, एक सकारात्मक भलाई है। He has described the spirit as a sovereign. Like a Rousseau general will, Hegel has also described the spirit as a having the aim of the common good of the community. Influence of Kant, कांट का इन्फ्लुएंस इसके ऊपर है। Hegel has adopted the idea of positive good from Kant. ठीक है, पॉजिटिव गुड का जो कॉन्सेप्ट है वो कांट से इसने लिया है। He has said that the state is a positive good. अब देखिए राज्य क्या है, यह कह रहा है यह यानी राज्य क्या है, युक्ति पर आधारित है। युक्ति का मतलब विवेक पर आधारित है। राज्य क्या है, विवेक पर आधारित है, राज्य चेतना पर आधारित है। ठीक है, व्यक्तियों को नैतिक बनाने में राज्य महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ऐसा हीगल भी कहता है, ऐसा कांट भी कहता है। हीगल भी कांट की तरह राज्य को सर्वशक्तिमान संपन्न निरपेक्ष मानता है। जैसे हीगल ने माना है वैसे कांट ने भी माना है, जैसे कांट ने माना है वैसे हीगल ने माना है। दोनों बातें क्या है, सेम है। तो कांट का प्रभाव हीगल के ऊपर पड़ा है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर आगे देखते हैं, वह व्यक्तियों को राज्य के विरुद्ध क्रांति करने का इजाजत या अधिकार नहीं देता है। हीगल कहता है कि व्यक्ति को राज्य का विरोध करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन उदारवादी विचारक क्या कहते हैं, उदारवादी कहते हैं कि व्यक्ति को राज्य के विरुद्ध क्रांति करने का अधिकार है। पढ़ा पढ़ा के बिल्कुल थक गया हूं। सुबह से आप मान के चलिए कि मेरा रूटीन 8 बजे स्टार्ट हो जाता है ना, 8 से 9 मैं कुछ एक्टिविटी करता हूँ, जैसे पीपीटी वगैरह थोड़ा घंटे बना लेता हूँ। देन उसके बाद 10 बजे से मेरा 12 बजे तक ट्यूशन क्लासेस रहती हैं, जिसमें नेट के बच्चे आते हैं पढ़ने, वहाँ पे देता हूँ। फिर उसके बाद मेरी कोचिंग क्लासेस होती हैं, फिर उसके बाद कॉलेज बीच में रहता है, फिर उसके बाद फिर आकर के पीपीटी बनाना, फिर आपको पढ़ाना। सोच सकते हैं कि पूरा एकदम मतलब थक जाता है इंसान कितनी तरीके से, पूरी तरीके से यहाँ पर। लेकिन ये होता है कि नॉलेज बूस्ट होता है, जितना ज्यादा आप पढ़ाते जाएंगे आपका नॉलेज पिछली बार की अपेक्षा हर बार नॉलेज आपका बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, स्टेट इज बेस्ड ऑन लॉजिक। ठीक है, द स्टेट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेकिंग पीपल मोरल। तो हीगल कह रहा है कि स्टेट का इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, कि लोगों को मोरल बनाना, पीपल्स को मोरलिटी प्रदान करना। हीगल लाइक अ कांट आल्सो कंसीडर द स्टेट टू बी ऑल पावरफुल एंड एब्सोल्यूट। जैसे कि कांट ने स्टेट को क्या कंसीडर किया है, पावरफुल एब्सोल्यूट माना है, वैसे ही हीगल ने भी कांट की तरह स्टेट को एब्सोल्यूट और पावरफुल मान लिया है। ही डज नॉट अलाउ द पीपल टू रिवोल्ट अगेंस्ट द स्टेट। उसने किसी भी तरीके से पीपल्स को यह राइट नहीं दिया है कि पीपल्स जो हैं रिवोल्ट कर सके स्टेट के अगेंस्ट में। फिर कार्ल पॉपर ने क्या किया है, हीगल की आलोचना की है, ये देखते हैं। कार्ल पॉपर द्वारा हीगल की आलोचना। कार्ल पॉपर ने एक बहुत फेमस बुक लिखी, ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज। ये उदारवादी विचारक है ना। इसमें इस पुस्तक में ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज में इसने बताया कि प्लेटो, हीगल और कार्ल मार्क्स तीनों क्या है, मुक्त समाज के दुश्मन है, खुले समाज के दुश्मन है। ये प्लेटो को नहीं, हीगल को बताता है, प्लेटो को भी कहता है और मार्क्स, तीन व्यक्तियों को बताया इसने। ये बात ध्यान रखना, प्लेटो, हीगल और मार्क्स को मुक्त समाज का दुश्मन किसने बताया है, कार्ल पॉपर ने बताया है। तो अपनी कौन सी पुस्तक में बताया है, तो ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 में लिखी गई है। कार्ल पॉपर के अनुसार हीगल का प्रमुख उद्देश्य क्या है, खुले समाज से लड़ना है। तो पॉपर कह रहा है कि हीगल तो खुले समाज से लड़ रहा है। ठीक है, हीगल का उद्देश्य क्या है कार्ल पॉपर के अनुसार, कि समाज को बंद करके रखना, समाज में रूढ़ियों को फैलाना।
तो ये हीगल के बारे में जो है कार्ल पॉपर बताना चाह रहा है। कार्ल पॉपर इन हिज फेमस वर्क ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज 1945 ही डिस्क्राइब प्लेटो, हीगल एंड मार्क्स। ठीक है, तीनों को आप अंडरलाइन कर लीजिए, अपनी बुक्स में नोट्स कर लीजिए। एज अ एनिमीज ऑफ द ओपन सोसाइटी अकॉर्डिंग टू पॉपर, हीगल्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू द फाइट द ओपन सोसाइटी। पॉपर कह रहा है कि हीगल का ऑब्जेक्टिव क्या है कि ओपन सोसाइटी से लड़ना है ना। पॉपर कह रहा है कि हीगल चाह रहा है कि सोसाइटी कैसी हो, क्लोज्ड सोसाइटी बनी रहे। ठीक है, अब देखिए पॉपर की नजर में हीगल ऐतिहासिकतावादी व आधुनिकतावादी व आधुनिक तानाशाही एक ही चीज है। पॉपर कह रहा है कि हीगल क्या है, इतिहास पर ज्यादा बल दिया इसने, आधुनिक तानाशाही पर बल दिया, ये सब क्या है, एक ही चीज है वर्तमान समय में। अब पॉपर के अनुसार राज्य की पूजा कबीलावाद का पुनर्जागरण है ना, ये कह रहा है, ये स्टेटमेंट है इसका फेमस कार्ल पॉपर का कि राज्य की पूजा करना क्या होगा, कबीलों का जन्म होगा। कबीलों का जन्म मतलब है अराजकता की स्थिति आ जाएगी, है ना। अब देखो, राज्य पर अधिक बल देने के कारण तथा इतिहास और परंपराओं के अत्यधिक समर्थन के कारण कार्ल पॉपर ने हेगेल को मुक्त समाज का दुश्मन कहा है। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोल्ड करके लिखा गया है। अकॉर्डिंग टू कार्ल पॉपर, पॉपर्स व्यू हेगेलियन historicism and modern dictatorship are the same things. According to Popper, worship of the state is the renaissance of a कबीलावाद। ठीक है, जैसे कबीलावाद में रेनेशा आने का कोई फायदा नहीं होता, वैसे ही स्टेट की पूजा करने का भी कोई फायदा नहीं है, ऐसा पॉपर का मानना है। पॉपर कॉल्स हीगल एन एनिमी of free society because his excessive emphasis on the state and excessive support for the history and traditions। ठीक है, इसने हिस्ट्री और ट्रेडिशंस को मैक्सिमम सपोर्ट किया है, इसीलिए कार्ल पॉपर ने इसको क्या बोला है, ओपन सोसाइटी का एनिमी बोला है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं या किसी एग्जाम में पूछे गए होते हैं। ठीक है, तो इसको आप याद करेंगे, याद कर पाए तो ठीक है, अदरवाइज इसको आप जैसे भी आप समझ सकते हैं समझे। हेगेल पहला विचारक था जिसने राजनीति का अध्ययन इतिहास के माध्यम से किया। ठीक है, इसने बताया कि जो राजनीति होती है वो इतिहास के माध्यम से आगे बढ़ती रहती है ना। राजनीति में क्या होता है, इतिहास की प्रक्रिया विद्यमान रहती है और यह आगे बढ़ती रहती है। यानी कि जब विचारों में द्वंद्व होगा तो विचारों में द्वंद्व के माध्यम से अपनी प्रक्रिया या इतिहास या राजनीति सभी क्या होते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं। हेगल ने वाद प्रतिवाद और संवाद में अंतर्निहित विरोध के माध्यम से व्यक्ति, समाज और राज्य के इतिहास के विकास का विश्लेषण किया है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हेगल ने जो वाद प्रतिवाद और संवाद, थीसिस, एंटीथेसिस और सिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट दिया है, उसने बताया कि व्यक्ति, परिवार, नागरिक समाज में संबंध क्या होता है, इसी संबंधों से, वाद प्रतिवाद के संबंधों से जो है व्यक्ति, राज्य और समाज, इन सब का क्या होता है, उसने विश्लेषण किया और बताया कि राज्य का निर्माण, व्यक्ति का निर्माण और समाज का निर्माण इन्हीं सब विचारों से होता है, वाद प्रतिवाद के माध्यम से। हेगल संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक था, यह भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो हेगल वाज द फर्स्ट थिंकर हु स्टडीड पॉलिटिक्स थ्रू द हिस्ट्री। हेगल एनालाइजेस द डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, सोसाइटी, स्टेट एंड हिस्ट्री थ्रू द कंट्राडिक्शन इनहेरिएंट डिबेट इन द डायलॉग, डिबेट इन द सिंथेसिस। ठीक है, हीगल वाज ए सपोर्टर ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो हीगल ने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को सपोर्ट किया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हीगल इस द्वंद्वात्मक प्रक्रिया को तब तक चलाता है, हीगल कह रहा है द्वंद्ववाद की प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक जर्मन राष्ट्र राज्य के रूप में अवतरित नहीं हो जाता, अवतरित नहीं हो जाता। ठीक है, फिर हेगल के द्वारा राज्य को अत्यधिक महत्व देने के कारण उसे फांसीवादी विचारकों का प्रणेता भी कहा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। हेगल कंसीडर द डायलेक्टिकल प्रोसेस कंटिन्यू टू अंटिल द जर्मन नेशन is a transformed into a state। ठीक है, अब ड्यू टू द एक्सेसिव इंपॉर्टेंस गिवन टू द स्टेट बाय हीगल, ही इज कॉल्ड द पायनियर ऑफ द फासिस्ट थिंकर। फिर आगे देखते हैं और लास्ट हमारा देखते हैं, हेगल का सुप्रसिद्ध कथन है कि तार्किक ही वास्तविक है, वास्तविक ही तार्किक है, ये मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया था। और हेगल पहला ऐसा विचारक है जिसने नागरिक समाज और राज्य के मध्य स्पष्ट अंतर किया है, और इसी के विचारों से नागरिक समाज का विचार जो है ग्रामसी ने लिया है। ग्रामसी का जो नागरिक समाज का विचार है वो हीगल के विचारों से प्रभावित है। हीगल्स फेमस स्टेटमेंट, ओनली द रैशनल इज अ रियल, द रियल इज अ लॉजिकल।
द हीगल इज द फर्स्ट थिंकर हु मेड द क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन सिविल सोसाइटी एंड द स्टेट। वो आपको मैंने ऊपर सारी चीजें समझा रखी हैं, थोड़ा सा रिवीजन के थ्रू या रिवीजन के पर्पज से ऊपर वाली सारी चीजों का एक समराइज वे मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट में ऐड कर दिया था। तो इस तरीके से आपका जो आज का टॉपिक होता है हीगल, वो प्रॉपर कंप्लीट होता है। और हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो शायद से आई थिंक हमारा बेंथम होगा। बेंथम के बाद जीएस मिल पढ़ेंगे, फिर कांट वगैरह पढ़ते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इस तरीके से हम अपना वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे क्वेश्चन भी लाएंगे, अदरवाइज आपकी डिमांड होगी कि सर क्लास को कंटिन्यू किया जाए, यानी कि फिर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाओ आप, तो मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ाऊंगा। अदरवाइज आप बोलेंगे इंडियन थिंकर स्टार्ट करो, तो मैं इंडियन थिंकर स्टार्ट करूंगा, है ना। आप लोग कमेंट में जैसे बताएंगे वैसे चलेगा। नहीं तो आप लोग अगर कमेंट में पार्टिसिपेट कम करेंगे तो मैं फिर इंडियन थिंकर्स स्टार्ट कर दूंगा अपने हिसाब से, ठीक है। क्योंकि एक सीक्वेंस चल रहा है तो मेरे हिसाब से सीक्वेंस चलना ही बेहतर होगा। जैसे थ्योरी हमने पढ़ लिया, वेस्टर्न थिंकर पढ़ लिया, फिर हम इंडियन थिंकर्स पढ़ लेंगे, तो हमारा 3 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और 3 यूनिट की टेस्ट सीरीज आपको वीडियो सॉल्यूशन में मिलेगा। वीडियो सॉल्यूशन कोई भी टीचर आपको नहीं देता। जो भी टीचर आपको वीडियो सॉल्यूशन दिलाता होगा वो या तो पेड देता है या तो वो बुक्स की पेज उठा लेता है, ऐसे बुक्स को आपको ला देगा, घटना चक्र, यूथ, इन सब की बुक्स में जो लिखा होता है वही आपको बता के वो चला जाएगा। वो कोई नया क्वेश्चन नहीं बनाता, जो चीजें आई होती हैं वही आपको दिखा के चला जाता है। तो आपको मूर्ख नहीं बनना है, आप लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं, अपने हिसाब से भी आप चीजों को प्रैक्टिस करते रहें, है ना। लेकिन आप लोग जहां से आपको सीखने का मौका मिले आप जरूर सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे चैनल पर ही आप मेरे चैनल को फॉलो करें, बट आपको जहां से आपका जेआरएफ हो जाए आप उस चैनल को जरूर फॉलो करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।